हेलो बच्चों, हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला लेसन पढ़ रहे हैं। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने इस एटम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये भी हमें पता लगा था कि एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। इसके अलावा हमने वहाँ पर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े थे, है ना। तो आज हम उसी से आगे पढ़ रहे हैं। तो जो लेवोशियर थे, लेवोशियर और प्राउस्ट दो साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। इन्होंने दो लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए इन्होंने दो लॉज दिए थे और जिसमें से पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा दिया था इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये दो लॉज इन्होंने किसके लिए दिए? केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि जब भी दो कोई भी चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं, है ना, तो कुछ नई तीसरी चीज बनती है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कुछ तीसरा प्रोडक्ट बन जाता है जो कि उन दोनों से बिल्कुल ही अलग होता है। तो इस प्रकार की जो भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनके लिए उन्होंने रूल बताए हैं। ठीक है, तो पहला जो रूल बताया उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है, जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो कहीं से भी मतलब बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। यानी अगर जितना वो रिएक्टेंट का मास रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। पूरी की पूरी केमिकल का जो कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल जो रिएक्शन होगा, उसमें मास चेंज नहीं होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो हम किसी भी एटम का या एलिमेंट्स का हम द्रव्यमान न तो उसका उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो उन्होंने कहा, लेवोशियर ने, बहुत सारे साइंटिस्ट और भी दूसरे साइंटिस्ट थे, उनके साथ उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने ये मतलब देखा कि जैसे माना बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स आपस में मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो कंपाउंड्स चाहे कैसे भी बने, चाहे वो नेचुरल कंपाउंड्स हो और चाहे वो हमारे मैन मेड हो, मैन मेड कंपाउंड्स हो, उनमें क्या होता है कि मतलब जो रेशियो होता है, उनमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे वाटर है H2O, है ना, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो है H2O। इसमें क्या है, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है। आप पानी चाहे वो तालाब का हो, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो नदी का हो, और चाहे उसे अगर लैब में बनाए तो फिक्स प्रोपोर्शन में ही बनेगा H2O। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिल करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ऐसे ही आप और किसी को देख लो, CO2, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। इस प्रकार से NH3, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के तीन एटम। तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही जब ये आपस में कंबाइंड होंगे तभी वो पर्टिकुलर कुछ उस मतलब वो चीज बन पाएगी। माना वाटर है तो वाटर ऐसे ही रहेगा हमेशा, चाहे वो आप कहीं से भी उसका सोर्स हो। तो ये लेवोशियर और साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या एक रूल दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो दो एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जो होते हैं बाय मास एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। मास के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि वो बाय मास एक फिक्स प्रोपोर्शन
प्रपोर्शन में होते हैं। अब मास की जैसे बात करें तो यहाँ पर तो मैंने एटम के हिसाब से देखें तो ये कितना है, हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है ना, 2:1 के हिसाब से है। अब अगर इसको मास के अकॉर्डिंग देखें तो H2O यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, ठीक है। तो ये 2:16 का रेशियो निकला। इसे और सिंपल करोगे तो ये क्या निकल जाएगा, 1:8 का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। रेशियो में हम क्या करते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो लिखेंगे। तो 2:16 को हम 1:8 के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि इससे क्या पता चला कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि अगर 9 ग्राम वाटर को किसी भी तरह से हम तोड़ करके उसके एलिमेंट्स में उसे तोड़ दें, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में उसे तोड़ दें तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम कितनी होगी, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम होगी ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अमोनिया का देखते हैं NH3, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 है और अमोनिया का हाइड्रोजन का कितना है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14:3 के रेशियो में होगा इसका, ठीक है। यानी कि 14 ग्राम जो होगी नाइट्रोजन होगी और 3 ग्राम होगी हाइड्रोजन, तब जाकर बनेगा अमोनिया। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने जो उनकी जो थ्योरी थी वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड थी। जो 2 रूल्स दिए थे प्राउस्ट और लेवोसियर ने कि पहला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो उसी को पकड़ करके उसी पर आधारित उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। तो डाल्टन कौन थे, पहले थोड़ा डाल्टन के बारे में जान लेते हैं। तो जो जॉन डाल्टन थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो जब वो मात्र 12 साल के थे, केवल 12 साल के, तो उस समय वो स्कूल में पढ़ाने लग गए थे, है ना। आप 12 साल में कितने सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 12 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकता है ना, लेकिन वो काफ़ी ब्रिलियंट थे, बचपन से ही इंटेलिजेंट थे। तो 12 साल की उम्र में मात्र वो स्कूल में पढ़ाने लग गए और मात्र 19 साल की उम्र में ही वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। फिर उसके बाद उनका बहुत सारा जो है वो मतलब ध्यान था उनका, काफ़ी पढ़ना उन्हें अच्छा लगता था, रिसर्च करना और एक्सपेरिमेंट वगैरह करना उन्हें काफ़ी पसंद था। तो इसलिए उन्होंने जो है वो उनका अधिकतर समय इसी में बीतता था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट, काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उस टाइम पर आई जबकि ज़्यादा कुछ एटम के बारे में पता किसी को नहीं था, है ना। तो डाल्टन ने जो भी बताया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं उनसे बने हुए रहते हैं, ठीक है। और ये जो एटम होते हैं किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशंस में ये एटम ही भाग लेते हैं। उनकी पहला जो पॉइंट था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। दूसरा उन्होंने कहा जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि एटम्स को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो फर्दर भी उसे डिवाइड कर सकते हैं। उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन उस समय तक जब एटम के ही बारे में पता नहीं था तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में
कैसे पता होता, क्योंकि न तो वैसी कोई माइक्रोस्कोप थे और न ही कोई और टेक्नोलॉजी मशीन थी, है ना। तो उस समय अगर उन्होंने एटम के बारे में बताया तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने कहा कि एटम जो होते हैं, एक तो उन्हें इंडिविजिबल है और दूसरा उन्हें न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते। किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम्स को न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते। यानी यहाँ पर वो किसको डिफाइन कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को, मास को डिफाइन कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कर रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा ये जो एलिमेंट होगा, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स में जो है वो जितने भी एटम होते हैं वो एटम क्या होते हैं, आइडेंटिकल उनका मास होता है। और सभी की मतलब जितने भी किसी भी एक एलिमेंट है, माना हाइड्रोजन की ही बात कर लें तो हाइड्रोजन में जितने भी एटम होंगे, हाइड्रोजन में जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे उनका एक ही जैसा मास होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंट एटम्स में, डिफरेंट एलिमेंट्स में, माना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए ना, तो डिफरेंट एलिमेंट में जो है वो एटम्स में जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा और उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एटम्स की डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक ही जैसे होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में डिफरेंस होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो किसी भी कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स में जो एटम्स के नंबर होते हैं, जो एलिमेंट्स में जो एटम्स के नंबर होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। तो यहाँ पर वो कौन से लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो जो डाल्टन ने इस प्रकार से जो आपने थ्योरी दी थी जो कि उस समय काफ़ी हेल्पफुल थी केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। तो ये हो गई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड से, यानी Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड CH3COOH से रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसिटेट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम एसिटेट बनेगा, यानी CH3COONA, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर। अब इनका जो है वो मास दे रखा है कितना कितना है, तो ये है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम, CH3COH ये है 6 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम, वाटर है 0.9 ग्राम और सोडियम एसिटेट है 8.2 ग्राम। क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि वो कह रहा है कि इसमें ये बताओ कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। यानी कि इसमें वो ये पूछ रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख लो, रिएक्टेंट को जोड़ो और प्रोडक्ट को के मास को जोड़ो, अगर बराबर आता है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो कितना हुआ ये हो गया 11.3 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 11.3 ग्राम हो गया। इन तीनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो रहा है 11.3 ग्राम, इनको जोड़ के 11.3 ग्राम, यानी
जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का भी है। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? ये कह रहा है कि अगर H2O में क्या है 1:8 के रेशियो में क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, तो अगर हाइड्रोजन का मास 3 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन का कितना होगा फिर, तो निकाल सकते हो 1:8 है। जब हाइड्रोजन का मास कितना है 1 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए कितनी ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 8 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपली तो 24 ग्राम, यानी कि जो रेशियो आएगा वो 3:24 का रेशियो होगा। ठीक है, 3:24 का रेशियो होगा। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम होगी तो ऑक्सीजन 24 ग्राम लेनी पड़ेगी।